हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं एफएसटी नंबर 24, द लास्ट एफएसटी ऑफ दिस सेशन। तो पेपर 1 हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन वन अगर देखें तो इसमें डिफरेंट टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग को कंसीडर करना होगा क्योंकि पूछा गया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द गिवन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से स्टार्ट करें। इसमें तो पहले ऑप्शन में क्या मेंशन किया गया है? द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड एज होमो। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 हैज नो s कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस हम लोग देखते होंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा, तो वहां बात की गई होगी कि नाइट्रोजन मींस जो है 14 से लेस इलेक्ट्रॉन रखने वाला, 14 या 14 से लेस जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हम लोग एक फिनोमिना देखते हैं दैट इज कॉल्ड द sp मिक्सिंग। अब उस sp मिक्सिंग का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो आपका सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होता है ना, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है कंपेयर टू जो पाई 2px होगा या पाई 2py होगा, उसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो आप एक बार जो है डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो है 14 तक जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल है वो किस तरीके से, और 14 के बाद किस तरीके से एनर्जी लेवल है वो आप एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के केस में जो हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर होगा वो होगा सिग्मा 2pz। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेंगे, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। नाउ इसमें क्या बोला गया है कि द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो इन द नाइट्रोजन हैज नो s कैरेक्टर। ये गलत है। यहां पे क्या फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, इस केस में 14 और 14 से लेस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, sp मिक्सिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी होगा सिग्मा 2pz का ज्यादा होगा। जब sp मिक्सिंग की बात करते हैं तो एज अ टर्म इटसेल्फ सजेस्ट कि यहां पे परसेंटेज s कैरेक्टर ऐड होने वाला है जो हम लोग का pz ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर रहेगा। यहां पे बोला गया है कि हैज नो s कैरेक्टर, तो दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। हम लोग को सिलेक्ट भी इनकरेक्ट ही करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करें, बोला गया है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द NH3। ये गलत हो जाता है बिकॉज देखिए आप, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा और इस तरीके से ये फॉर्म कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड डॉट 8NH3। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड वी कैन नॉट यूज कैल्शियम क्लोराइड फॉर द ड्राइंग ऑफ NH3। वहां पे यूज नहीं किया जा सकता है बिकॉज दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू ईच अदर एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। इस वजह से अगर हम लोग यूज करना चाहे कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कैन बी यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ अमोनिया, जो कि वंस अगेन इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी पे फोकस कीजिए। तो बोला गया कि प्लेटिनम कैन फॉर्म more stable complexes with +4 oxidation state as compared to lithium +4। once again ये करेक्ट हो जाता है बिकॉज देखिए आप प्लेटिनम +4 की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 5d5। ठीक है, यानी कि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। जहां तक बात करें निकेल का, तो निकेल +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3d6 होगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहेगा, और मेंशन भी किया है कि प्लेटिनम 4+ इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन निकेल 4+। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट। हम लोग को सिलेक्ट करना था इनकरेक्ट, तो वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन। डी की बात करें तो बोला गया कि O2PF, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ऐसे इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे आइडिया लगेगा, तो एक तो आप कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर दो, तो अगर सेपरेट किया जाए इसके एनायनिक पार्ट को, देखना आप एनायनिक पार्ट, तो अभी ऐसा कैसे फास्फोरस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फ्लोरीन -1 के साथ है तो इसमें -1 चार्ज होगा। अच्छा, इसको क्या लिखा जाएगा, O2+। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये आपको एग्जाम में याद रख कर ही जाना है, क्या कि O2 के जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो जाते हैं π*2px में और π*2py। अगर ये चीजें आपको याद है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इस तरीके के प्रॉब्लम जो है कर सकते हो। जैसे O2- में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, O2 में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या रिमूव किया जाए तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, या उसमें बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस होगा, बॉन्ड एनर्जी में क्या चेंजेस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बैक टू बैक ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप ट्राई करना इस चीज को ध्यान में रखें कि O2 का
जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए गए हैं किस ऑर्बिटल में गए हैं, अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक नेचर, इस वजह से शो करता है। अब मुझे O2 का जब पता है ना, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन ऑफ O2+, ठीक है। और O2- का भी पहले फाइंड आउट किया जा सकता है, बट हमारे सामने O2+ है। तो आप देखो, अगर O2+ के कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। पाई स्टार 2px में तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई स्टार 2py में वैकेंट रहेगा, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, ठीक है। एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट दोनों को आप सेपरेटली चेक कर सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा कि नहीं। अगर एक भी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होगा तो होल कंपाउंड विल बी कंसीडर एज द पैरामैग्नेटिक, मींस उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक की क्राइटेरिया में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया, डी इज ऑल्सो करेक्ट, गो टू PF5 is the paramagnetic in nature, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, इन क्वेश्चन नंबर 2 तो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वन ऑफ द हिट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जेई मेंस में भी एनडीए ने फ्रीक्वेंटली पूछा, वैसे ही यहां पे भी जेई एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये देखें, अगर ऑप्शन इसमें भी पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, प्लेटिनम, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा आउटडेटेड ऑप्शन है। क्या मेंशन किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स CuNH3 ट्वाइस इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। बोथ को हम लोग स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर करेंगे, नो डाउट। अगर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम के केस में बोला गया था कि कोई भी अगर आप लिगेंड लेते हो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर द प्लेटिनम। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, और इसका कॉन्फिगरेशन अगर मैं लिखूं हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज गोइंग टू बी DsP2। DsP2 ऑर्बिटल है तो इसका शेप क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, इसकी कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है, ठीक है। अब जो है डाउटफुल रहता है कि कौन सा यूज किया जाए, क्या इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हम लोग p ऑर्बिटल में भेज दें, 3p ऑर्बिटल में। तो मैं कॉन्फिगरेशन एक बार चाहूंगा लिखना इसका, ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो, क्योंकि मेरे पास डाउट लेकर आए बच्चे ये बहुत बार कि जो है 3D9, ठीक है, Cu2+ कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, ये चीज है 3D9। मैं कॉपर का पहले दिखा देता हूं, 3D9 4s2 या 3D10 4s, ये रहा कॉन्फिगरेशन, 4s। अब क्या होता है कि जब मान लो कि आप जो है इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करते हो, तो ये कुछ ऐसे जाता है कि ये गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया आपका 3D8। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी रखी गई थी जो आज के डेट में भी फॉलो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि 4p ऑर्बिटल है, सॉरी ये 4p ऑर्बिटल है, इसमें जंप कर जाएगा, और उसके बाद ये जो ऑर्बिटल है DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं। 3D का और एक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी कॉन्फिगरेशन DsP2, ठीक है। तो मैं बोला हूं कॉन्सेप्चुअली ये चीजें आज स्टैंड नहीं करती, बिकॉज इस चीज को जो है डिस्प्रूव कर दिया गया, लेकिन चूंकि अभी तक हम लोग आउटडेटेड चीजें जो है पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है ध्यान में रख के करके आएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ तो प्रूव करने के लिए रहना चाहिए, और एनसीईआरटी से बड़ा प्रूव हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। वी आर गोइंग टू कंसीडर DsP2 ओनली फॉर द दिस कॉम्प्लेक्सेस। तो बोथ आर गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, बोथ कॉम्प्लेक्स के लिए स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री रहेगा। तो ऑप्शन ए इज वेल वैलिड, वी कैन कंसीडर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करें तो बी के केस में मेंशन किया गया है कि कॉम्प्लेक्सेस जो कि है आपका ये आयरन के साथ में ऑक्सलेट का कॉम्प्लेक्स है, C2O4 थ्राइस, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है, पहले भी मेंशन किया गया था कि डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसमर्स नहीं देखेंगे, बट वी आर गोइंग टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसमरीज इन दिस केस। यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसमरीज शो करेगा, बिकॉज अगर इसको आप स्ट्रक्चरली देखोगे तो देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सिमेट्री एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसको पहले भी एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको बहुत ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, एट द सेम टाइम इट इज नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसमर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज आल्सो वेल वैलिड। सी की बात कर लेते हैं, तो सी के केस में मेंशन किया गया है द CO बॉन्ड ऑर्डर। अब देख लो इसमें सिनर्जी की इफेक्ट का बहुत अच्छा खासा रोल है। मैंने बोला था कि इस चीज को आप रिवाइज करके जाना और एक्सपेक्ट कर सकते हो, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछ दे सिनर्जी बॉन्डिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट देखना, आप ध्यान से समझना इसको कि मेटल का किस तरीके से इफेक्ट होता है। अब समझना, मेटल जब कार्बोनिल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बदले में मेटल भी इसको कार्बोनिल को थोड़ा सा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
और ठीक है, तो जो है अब जो है दोनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से लेन देन अच्छा खासा है और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है एक अच्छा बॉन्ड माना जाता है। और तभी इफेक्ट पड़ता है कि CO इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिकॉज यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट हम लोग देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि सिनर्जिक इफेक्ट में कैसे देखना है आप। ठीक है, आप इस बात को समझना। क्या मैंने बोला कि कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, ऑब्वियस द केस लिगेंड है, एट द सेम टाइम मेटल इज आल्सो गोइंग टू डोनेट सम इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। ठीक है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देख लेना कौन सा ऑर्बिटल है, लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था, अब एक बार देख लेना कि कौन से वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सिनर्जिक बॉन्ड। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कब डिपेंड करेगा, देखो जितना मेटल पे चार्ज होगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं ना फ्रीक्वेंटली, ये इस बॉन्ड को लेकर और इस बॉन्ड को लेकर बनते हैं, या तो इस बॉन्ड को लेकर पूछेगा या इस बॉन्ड को लेकर पूछेगा। समझना इस बात को। क्या होता है कि अगर मेटल पे अगर चार्ज आप बढ़ाते गए, मान लो आपने निगेटिव चार्ज मेटल पे बढ़ाया, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, अब मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन थोड़े रखना चाहेगा, अब ये कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इट विल ट्राई टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। अब ये कैसे कि लिया था इलेक्ट्रॉन, उसने वापस किया इन द सम अदर फॉर्म, तो बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो गई मेटल और कार्बन के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। एट द सेम टाइम क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन अब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुल कर देगा कि ले जाओ तुम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, अपने पास ही रखो, तुम खुश रहो। तो ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, तो एट द सेम टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। ये चीज है। तो मेटल पे अगर निगेटिव चार्ज है, जो है मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज, एट द सेम टाइम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये फिनोमेना देखने को मिलता है। यही चीज हमारे सामने है कि निकेल जो कि ग्राउंड स्टेट 0 में है, समझना इस बात को। जो है दूसरे केस को देखो तो CO -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पे मैं बात करूं Fe -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब समझना मैंने क्या बोला कि जैसे ही निगेटिव चार्ज मेटल आयन पे इंक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग गोइंग टू इंक्रीज, जो बैक बॉन्डिंग होगा ये इंक्रीज करते जाएगा, यहां से यहां जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मेटल कार्बन बॉन्ड जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और जो है अगर बात करें इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे इस चीज को समझना, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग यहाँ इंक्रीज कर रहा है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीजेस, यहाँ पे मेटल कार्बोनिल बॉन्ड दैट इज गोइंग टू डिक्रीजेस, और जो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या दिया गया है, आप देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर किस केस में ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बनेगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां से बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अगर, तो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। अब ये सके से इट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो यही हमसे बोला गया है, तो C इज ऑल्सो। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम है ओवरऑल। देन देखिए डी एक इंटरेस्टिंग केस है। डी जो कंसीडर करते हैं, राइट, बोले कि क्लोरीन यहाँ पे PPS3। ठीक है, अब PPS3 के केस में क्या है कि ये बॉर्डर लाइन लिगेंड माना जाता है, नाइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड नाइदर वीक फील्ड लिगेंड, बॉर्डर लाइन पे आता है। अब इस केस में क्या, अगर आप स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री कंसीडर करते हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो PPS3 ग्रुप है ना, दे आर द बल्कियर ग्रुप। अब इसकी वजह से ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे। अब एक प्लेन में रहेंगे तो इनके बीच में झगड़ा होगा, ये आपस में नहीं एक साथ रह सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लेन चेंज करना चाहेंगे। तो प्लेन ऑब्वियस है कैसे कि जब प्लेन चेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि निकेल के साथ में जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया गया है क्लोरीन, ये जो है टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है, लाइक दिस इज गोइंग टू गेट टेट्राहेड्रल शेप PPS3। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है जब क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है तो स्क्वायर प्लेनार ही रखता है, मोस्टली ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज देयर विल बी लेस रिपल्सन।
ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री नहीं रखेगा, ये टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा। तो बोला गया कि हैज टू, दिस कंपाउंड हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये इंटर कन्वर्टिबल हो रहा है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में जा रहा है। ऑब्वियस है कि जब टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है मेजरली, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द टेट्राहेड्रल शेप। अगर स्क्वायर प्लेनार होता तब बात करते, बट दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप लिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात नहीं करेंगे। तो डी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। द ओनली ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ए बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का एक आसान सा प्रॉब्लम है। बोला गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HCl एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको निकालना है। पहला रिएक्शन आप देखिए, जिसमें कॉपर रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ में, और ये फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट अलॉन्ग विथ NO प्लस H2। ठीक है, अगर इसको आप बैलेंस कर ले तो इस रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा 3 कॉपर 8 HNO3 एंड देन दिस 3 कॉपर नाइट्रेट, और यहां पे आ जाएगा आपका 2N। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। ठीक है, कैसे जो है इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा, तो आप देखिए इसमें सिंपल सा केस है। अगर हम लोग देखें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का, तो यहां पे है +5। ठीक है, यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पे भी +5 है, यहां की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +2। ठीक है, अब इसमें समझना कि 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हुआ है। 6 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा, चेंज कितने का हो रहा है? +5 से +2 में जा रहा है। अब ये केस है 3 का चेंज हो रहा है फॉर द पर नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, तो 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। अब यहां कैसे अप्रोच कैसे जाएगा इक्विवेलेंट वेट के लिए, समझना आप इस बात को। इक्विवेलेंट वेट जस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द मोलर मास ऑफ HNO3 डिवाइड बाई, ठीक है, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन जब हम लोग 8 HNO3 ले रहे हैं, जो नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां अगर हम लोग कंसीडर करें तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 HNO3 फॉर 8 HNO3। अब हम लोग को कितने के लिए निकालना है? हम लोग को निकालना है 8 HNO3 के लिए। तो सिंपल सा केस हो जाता है इक्विवेलेंट वेट के लिए। यहां से रिलेशन आ जाएगा आपका 8 MHNO3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू रख दो, HNO3 का मोलर मास रख दो, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 84 के नी। ठीक है, सिमिलरली आप जो है सेकेंड रिएक्शन देखो, K2Cr2O7 दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ HCl, और HCl में अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, KCl प्लस CrCl3। ठीक है, 2 KCl, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा CrCl3 ये भी 2 बैलेंस होगा, और जो है साथ में क्लोरीन फॉर्म करेगा, क्लोरीन अलॉन्ग विथ H2। ठीक है, तो बैलेंस अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दूं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे देखेगा, 2Cl3 2 KCl, यहां पे आ जाएगा 14 HCl। ठीक है, अब समझना इस केस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, यहां पे क्लोरीन 0-1 स्टेट में है और -1 में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है? आप देखो, आप 3 क्लोरीन है, तो अब ऐसा केस है कि मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि 6 इलेक्ट्रॉन लगाओ, कितने के लिए? टोटल 14 HCl इसमें जो है आपके ब्लड है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, समझना इस बात को, मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाई 6 इलेक्ट्रॉन आपने जो है दिया इसको, 6 इलेक्ट्रॉन फॉर द 14 HCl मॉलिक्यूल। तो इसको आप क्या करोगे, इसको पर HCl मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालोगे, 14 से डिवाइड कर दोगे, तो नेट जो बनेगा ये 14 HCl। ठीक है, 14 इंटू मोलर मास ऑफ 14 इंटू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाई 6। ये आपका आ जाएगा रिलेशन, और ये आपको वैल्यू मिल जाएगा अगर आप 36.5 रखते हो HCl के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 85.16 के, यानी कि 85 के नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन दैट सिनेरियो? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 84 एंड 85। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें बोला गया कि द रेडियल distribution function PR is used to determine the most probable radius which is used to find out the electron in the given orbital। तो इस केस में यहाँ पे आपके सामने रिलेशन दिया हुआ है dpr डिवाइड बाई dr दैट इज इक्वल टू 16 पाई zq डिवाइड बाई a नॉट q 2r माइनस 2zr
तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है रेडियल का दिया हुआ है, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन E2ZR/n, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया गया है। तो इसका जो है डिफरेंशियल फॉर्म है। तो अब ये कैसे कि अगर मान लो कि इसको हम लोग जीरो करते हैं तो या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन dpr इक्वल टू dpr/pr। ये वैल्यू जीरो होगा तभी तो या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है। नोट्स मिल सकता है या एंटी नोट्स मिल सकता है, नोट्स मिलेगा तब भी जीरो होगा और एंटी नोट्स पे भी ये वैल्यू जीरो ही होगी जहां पे मैक्सिमा ये अटेंड करेगा। तो अब ऐसा कैसे कि यहाँ पे वन एंटी नोड इज प्रेजेंट, मींस एंटी नोड प्रेजेंट है उस पॉइंट पे, तो दैट स्टेटमेंट इज वेल वैलिड, ए इज करेक्ट वन। बी की बात कर ले तो बी के केस में आपको मेंशन किया गया कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ लिथियम 2+ इज A0/3। तो यहाँ पे आप जो है अगर सॉल्व कर लेते हो क्या आ जाएगा, देख लो आप कि इसको मैं जीरो करूं, जो है dpr/dr को जीरो किया जाए तो यहां से जो रिलेशन निकल के आएगा ना r का, ये हो जाएगा आपका A0/z, ठीक है। इससे आपका सभी सॉल्व हो जाएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबल ऑफ लिथियम 2+ बोला है तो लिथियम 2+ के लिए आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू A0/3। मोस्ट प्रोबेबल फॉर द हीलियम प्लस बोला है तो ये हो जाएगा A0/2। मोस्ट प्रोबेबल फॉर हाइड्रोजन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R इक्वल टू A0/d, ऑप्शन R इक्वल टू A0/1। यानी कि देख सकते हो ये तो करेक्ट है ही, मैक्सिमा अटेंड के एंटी नोड्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बी सी डी ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस केस, ठीक है, ए बी सी डी ऑल फोर ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने H2O, H2S, ठीक है, H2T, टेलुरियम, सॉरी Ac और H2T। समझना इसमें क्या मेंशन किया गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो अब ये ऐसा कैसे कि डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो इस केस में जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इसको A1 दिया है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, तो क्लियर सा रिप्रेजेंटेशन आता है कि A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4, ठीक है। रीजन आप समझ सकते हो, बिकॉज जो है यहां से साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इज गोइंग टू इंक्रीज, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग होगा 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ में वो वीकर होते जाएगा। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। देन बॉन्ड एंगल की बात हुई, ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो यहां पे भी सेम कहानी, बॉन्ड एंगल अगर देखो आप डाउन द ग्रुप जाओगे तब तो ऐसे कैसे कि रिपल्सन कम होते जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी यहां से यहां जाओगे तो डिक्रीज होते जाएगा, बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। ये रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, और बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, ठीक। तो यहां पे भी जो रिलेशन है आपका B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3 ग्रेटर देन B4। लास्ट में क्या मेंशन किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग को जो है सोचना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि देखो आप बॉइलिंग पॉइंट दो चीज यहां फैक्टर अफेक्ट करेगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि प्योरली काम करेगा H2O, उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर आएगा यहाँ पे रोल में दैट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या देखने को मिलता है कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं H2O का सबसे ज्यादा होगा इस पार्टिकुलर ग्रुप में, लेकिन उसके बाद जो डिसाइडिंग फैक्टर हो यहाँ पे कैसे डिसाइड किया गया, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे काम करेगा, लेकिन अदर जो फैक्टर अब रोल में आएगा इन तीनों को डिसाइड करने में, दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है, इसका इससे ज्यादा है, H2SC से ज्यादा है, और H2SC का H2S से ज्यादा है, ठीक है। इस बार का जेईई मेंस का प्रॉब्लम था, ठीक है, जो बहुत लोगों ने गलत करके आया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो ऑर्डर होगा C1 ग्रेटर देन C4 ग्रेटर देन C3 ग्रेटर देन C2 सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका वो ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा कि C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3, ये नहीं फॉलो करेगा बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, लेकिन अदर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेगा, और उस केस को आपको कंपेयर करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का ही हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्लियरली वी कैन गो विथ A, B एंड D ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिए तो बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, ठीक है, En फॉर रोडियम कॉम्प्लेक्स ऑफ द ऑक्सिलेट, क्या मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है, ऑक्सिलेट 3 माइनस, ठीक है, इज 56, ऐसा होगा कि नहीं। अगर आप कंसीडर करोगे इसको नेट अगर इलेक्ट्रॉन आप काउंट करते हो दैट इज गोइंग टू बी 54, ठीक है, नॉट 56, ठीक है,
नॉट 56। तो ये जो है आपका आएगा, जो है अगर आप कंसीडर करते हो 54 आएगा, ठीक है। तो 54 आएगा जो EN नंबर होगा इस केस में। कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं। बी ऑप्शन की बात करें, बोला गया कि डी डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन इन जीसे सॉल्ट। एक बार मैं दिखा दूं जीसे सॉल्ट, प्लेटिनम विथ क्लोरीन, क्लोरीन और एक और ग्रुप आपका रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये डोनेट करेगा, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जैक्टली क्या ग्रुप रहेगा, बट मैं यहाँ पे ABC ले लेता हूँ, कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है कि ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा इस ग्रुप को। एट द सेम टाइम दूसरा क्या बोला गया कि कार्बन कार्बन फ्लोरीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कार्बन कार्बन जो डिस्टेंस है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड या डिस्टेंस इन जीसे सॉल्ट इज लेस देन द C2F4। यहां से इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा। ऐसा क्यों होगा? होगा क्या, पहले ये सोचो आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटिनम को डोनेट करेगा तो अब ये सही इफेक्ट है। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट कार्बोनिल के केस में बोला था कि अगर सिनर्जी की इफेक्ट जनरेट होता है तो ये बॉन्ड वीकर होगा, करेक्ट ना। ये बॉन्ड, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीकर होगा अगर इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। इसके साथ कार्बन का और प्लेटिनम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड वीकर होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा कोई भी फिनोमेना इस केस में हम लोग को देखने को नहीं मिला है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस वन, एंड क्लियरली दिस ऑप्शन इज आल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सी की बात कर ले तो रेड बॉक्साइड कंसिस्ट ऑफ Fe2O3 एज अ माइनर इंप्योरिटी। नो, मेजर इंप्योरिटी होता है उसमें आपका। अगर रेड बॉक्साइड लिया जाए रेड बॉक्साइड लिया जाए तो Fe2O3 जो कि कंसीडर करें हम लोग एज अ मेजर इंप्योरिटीज होता है इस केस में। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि इन हॉल एराल प्रोसेस द प्रोड्यूस एल्युमिनियम फ्लोट एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये गलत हो जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फ्लोट नहीं करता है, कैथोड से बना होता है पूरा चैम्बर। तो अब ये से कैसे कि कैथोड पे जाकर ये एक तरीके से प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो कैथोड का तो पूरा चैम्बर होता है, यानी कि सरफेसेस पे आपको देखने को मिलेगा एज द कैथोड के। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन A, B, C, D, ऑल 4 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड along with क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। दोनों देख लेंगे। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, द सेल पोटेंशियल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि Hg मर्क्यूरस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होकर मर्क्यूरिक फॉर्म में जा रहा है, विथ HNO2 फॉर्म कर रहा है साथ में, ठीक है। इज मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सोन इन द अपकमिंग डायग्राम। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें इसको मेंशन किया हुआ है। क्या बोला गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सर्किट व्हेन 0.6 mole of Hg2 plus and 0.3 moles of HNO3 are produced in the cell that contain 0.5 moles of Hg22 plus and 0.4 moles of NO3 minus। तो अगर आप देखो इसमें हाफ सेल से भी कंसीडर करके हम लोग निकाल सकते हैं 7 के केस में। Hg22 plus, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Hg plus, 2Hg plus, Hg2 plus। देखो आप ओवरऑल अगर एक Hg2 प्लस की बात करें 0.6 मोल इसका प्रोड्यूस हुआ, 0.6, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होगा इस केस में, आप देखिए तो ध्यान से, ये गया है +1 से गया हुआ है +2। तो अब ऐसे कैसे कि एक Hg प्लस की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारे पास 0.6 मोल ऑफ Hg2 प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, 0.6 मोल। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ सर्किट व्हेन द 0.6। अब ये कैसे कि पर इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा Hg2 प्लस के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होगा आपको जो है इतना इलेक्ट्रॉन देना होगा, 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो इतना डिपॉजिट होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पर जो है Hg2 प्लस पर Hg2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। 0.6 मोल के लिए क्या होगा, 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 0.6 फैराड, ठीक है। मोल्स पूछा गया ना, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल से कैसे, यही आंसर हो जाएगा हमारा इस केस में। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0.6 मोल्स ऑफ Hg2 प्लस, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पर Hg2 प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा अगर एक मॉलिक्यूल आप लेते हो तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आप फोकस करो कि हाउ लॉन्ग विल टेक to produce 0.1 mole of HNO2 by this reaction if cell delivers a constant 10 एम्पियर। इन्होंने बोला कि 10 एम्पियर ये
कॉन्स्टेंटली जो है डिलीवर कर रहा है। तो सिंपल सा केस है, अगर देखो आप HNO2 की बात करें कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा, पहले आप ये समझना। तो HNO2 के 0.1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे, नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है HNO2, ठीक है। तो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो तो +5 है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो प्लस HNO2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, या 1 मोल ऑफ HNO2 के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आती है बात। अच्छा, जब 2 फेराडे की बात करें हम लोग 1 मोल के लिए, तो अब ऐसा कैसे कि 0.1 के लिए कितना होगा, 0.2 फेराडे। तो 0.2 फेराडे इक्वल टू I इंटू टी, यही तो होगा, Q इक्वल टू IT, करंट इंटू टेम्परेचर, करंट इंटू टाइम। अब यहां पे देखो 0.2 इंटू 96500 फेराडे की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू 10 दे है गिवन, और यहाँ पे जो है T जो मेंशन करना है हम लोग को निकालना है। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो T इक्वल टू दैट इज गोइंग टू बी 1930 सेकेंड, 1930 सेकेंड मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा प्रॉब्लम है, बट आपको रिएक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है हाइड्रेशन हम लोग करा रहे हैं एल्काइन का विद द मर्क्यूरिक एज अ हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया है ताकि इसका इजीली हो पाए हाइड्रेशन कंपेयर टू एल्कीन। एल्कीन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन दिस केस वी हैव टू प्रोवाइड Hg2+ ऑल्सो। यहाँ फाइनली क्या देखने को मिलेगा, मैं रिएक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो आप देखोगे कि ये कन्वर्ट होगा पहले इनॉल फॉर्म में, लाइक दिस। अब यहाँ पे आप मार्कोनी का रूल फॉलो कर सकते हो चाहो, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है क्या, देखो आप OH यहाँ पे जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जो भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा उस कार्बोकैटायन पे अटैक हुआ होगा वाटर का, इसकी वजह से अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा दैट इज गोइंग टू बी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, लेकिन ये कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज किया जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म में होगा। इस वजह से यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ है, क्योंकि कन्वर्ट होकर फॉर्म कर लेगा दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, ये टॉटोमरीज करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ ए। अब ए को ही हम लोग कंसीडर करके देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। देखना आप ध्यान से, तो ये रहा ए, तो ये रहा हम लोग का प्रोडक्ट ए। अब ए पे कैसे रिएक्शन हुआ है ये देखते हैं। इसको ट्रीट किया गया है NO2 प्लस BF4-, ठीक है। तो NO2 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा जो इस पे अटैक करेगा। अब हम लोग को पता है कि CO इज द -M ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे -M ग्रुप है, तो कहां पे रिएक्शन होगा इसका, बेसिकली हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसके मेटा पोजीशन पे, लाइक दिस, ठीक है। मेटा पोजीशन पे NO2 को जोड़ दो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, हाइड्रोजन यूज करना है, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या करेगा, तो CO ग्रुप को कन्वर्ट करके ये बना देगा CS2, ठीक है, 1 2 3 कार्बन CH3, ये फॉर्म कर लेगा। तो ये रहा हम लोग का प्रोडक्ट B और ये रहा प्रोडक्ट C, ठीक है। C को ट्रीट किया गया है ICl के साथ में, तो ICl का क्या रोल होगा, तो ICl एज अ I+ प्रोवाइड करेगा, और I+ प्रोवाइड करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी रहेगा, इसके पैरा पोजीशन पे आयोडीन जाकर जुड़ जाएगा, लाइक दिस, NO2 यहाँ पे हो जाएगा I। ये रहा हम लोग का प्रोडक्ट E, ठीक है, प्रोडक्ट D, सॉरी, ये रहा प्रोडक्ट D। इसको ट्रीट किया गया है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब इसका रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो बचा एक अर्थो, ठीक है। हमारे पास 2 अर्थो पोजीशन है, CH2 कहां पे जाकर रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन करेगा इस वाले अर्थो, क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया, यहाँ पे आयोडीन भी रहेगा, सॉरी, यहाँ पे इसको ट्रीट किया गया फाइनली, तो ये रहा प्रोडक्ट E, इसको फाइनली ट्रीट किया गया डाइमिथाइल अमीन के साथ में, तो NHCH3 1 इक्विवेलेंट लिया गया और हीट किया गया, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब क्वेश्चन यही रह जाता है कि आयोडीन क्लोरीन में किसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अब आपके पास क्लोरीन है और आयोडीन है, कौन पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, क्योंकि इसको लिया गया 1 इक्विवेलेंट, समझ में आती है बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ने रिएक्शन जब मेंशन किया गया था तो ये बोला गया था कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है ना, यही होता है।
अब आरडीएस स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फ्लोरीन हो गया वो ज्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा, जो कार्बन आयन फॉर्म करके देगा कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन कंपेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन। इस वजह से जो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं या एक तरीके से रिएक्टिविटी देखें, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन से क्लोरीन का ज्यादा होता है, ब्रोमीन से ब्रोमीन का ज्यादा होता है, आयोडीन से। ये पहले भी मेंशन किया गया था, बोला गया था कि जो हम लोग नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं वहां पे आयोडीन के केस में ज्यादा रहता है कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन का ज्यादा होता है क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे रिवर्स बैक हो जाता है जब हम लोग बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे ना इस केस में, द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है जो कि इसको एट द सेम टाइम फिसाइल करेगा इस रिएक्शन को, तो ये फॉर्म करके दे देगा। तो ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन आप आंसर दे दो, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। द नाइन्थ प्रोडक्ट डी, डी रहा ये NO2 और यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH2 CH3 ये हो गया प्रोडक्ट बी। कौन सा है देख लो आप, ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बोला गया कि द कंपाउंड एफ इज, एफ तो फाइनली ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखना ये आयोडीन यहाँ पे बना रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन 1 देखिए, ये कंपाउंड दे रखा है इन्होंने और इसको जो है इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NBS के साथ में, और पूछा गया है हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट विल फॉर्म इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स, कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे एलाइलिक का जो है आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और जब एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है तो एलाइलिक रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है इस केस में। ठीक है, तो वो चीज हम लोगों ने प्रीवियस FST के अंदर भी डिस्कशन किया था। अब समझना क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं जब आप इसको NBS के साथ में ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, पहले तो हम लोग इसी पे रिएक्शन करा देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन कराया जाए, तो यहाँ देख सकते हो कि नाइदर कायरल सेंटर है नाइदर ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा कहां पे रिएक्शन करा सकते हो आप, इसको हम लोग करा सकते हैं लाइक दिस, यहां पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये कायरल सेंटर है, तो 2 प्रोडक्ट इस केस में आपको देखने को मिले। ठीक है, 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर इसकी बात करें लाइक दिस CH3 Br, ये भी एक नया कायरल सेंटर जनरेट करेगा, तो 2 प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब केसेस है कि इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा उसी से रीअरेंजमेंट अगर करा जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आप ब्रोमीन यहां तो रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, दोनों सेम जो है केसेज है। ठीक है, तो यहां पे ब्रोमीन अगर मैं रखता हूं राइट आफ्टर द एलाइलिक रीअरेंजमेंट, तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि एक नया कायरल सेंटर जनरेट करता है। ठीक है, नया कायरल सेंटर जनरेट करता है, 2 प्रोडक्ट यहां से आ जाएंगे। ठीक है, इसके रीअरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, इस केस में यहां से अगर मैं करता हूं तो यहां से किया जाए यहां से किया जाए, बात बराबर है। अब इस वाले रीअरेंजमेंट की बात सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं रीअरेंजमेंट कर दूं तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा CH3 ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो ब्रोमीन, यहाँ पे लगाओगे तो सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगाते हैं तो एक नया कायरल सेंटर AB जनरेट कर रहा है, 2 प्रोडक्ट यहां से आएगा। ठीक है, तो 2 + 2 यहां से 4 + 2 6 + 2 8 और ये 9 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज गोइंग टू फॉर्म, जिसमें कि स्टीरियो आइसोमर्स भी है। 9 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें क्या, फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर द 2 आइडियल गैस सैंपल टेकन इन द 2 सेपरेट कंटेनर, जिसमें कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इनका जो है सेपरेट में दिया हुआ है। तो इनका रिलेशन जो दिया हुआ है Z11x डिवाइड बाई मींस 1 का 1 के साथ में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो मेंशन किया गया है, और Z11y के साथ y का जो रेशियो इन्होंने दिया 1:16 दिया। अब करना क्या होगा कि आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा यहां से समझना होगा कि क्या हो जाएगा ये अगर मैं ओपन कर दूं तो ये रिलेशन फाइनली हम लोग का λx आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री मीन पाथ। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से यहां पे आ जाएगा px py। ठीक है, प्रेशर का टर्म्स आ गया, यहां पे आ गया ty tx। ठीक है, बिकॉज हम लोग को मोलर मास का रेशियो चाहिए, और सिमिलरली यहां पे देखो आप तो ty tx स्क्वायर रूट और यहां पे आ गया आपका मोलर मास, मतलब ये बेसिकली वेलोसिटी वाले टर्म्स को दिखा रहा है, तो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये हो जाएगा my
और mx हो जाएगा, ये कुछ रिलेशन आएगा, ठीक है, my और mx। ये शायद मैंने गलत लिखा है, ये tx और ये ty होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, tx ty, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो डेटा दिया हुआ है इन्होंने सॉल्व करना है, आपको रखना है इसमें वैल्यू, जैसे टेम्परेचर वाली वैल्यू रख दो और उसी तरीके से प्रेशर की वैल्यू रख दो, फ्री मीन फ्री पाथ की रख दो, तो यहां से आपका जो मोलर मास का रेशियो आ जाएगा, और मोलर मास के रेशियो का यूज करके आप निकाल सकते हो Rx by Ry इक्वल टू 2, Rx by Ry इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग 2 कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया गया कि व्हेन P4, ये भी IIT का ही प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, व्हेन P4 रिएक्ट विथ NaOH, ठीक है, P4 रिएक्ट विथ NaOH, ये फॉर्म करेगा दो कंपाउंड, एक तो गैस जो कि फॉस्फीन हम लोग बोलते हैं PS3, ठीक है, फॉस्फीन PS3 फॉर्म करेगा, और साथ में हम लोग का जो है देखने को मिलेगा NH2PO2, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन A एंड B, कितना डिफरेंस आ जाएगा देख सकते हो आप क्लियरली, दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का फास्फोरस का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी 4, एक में +1 और एक में -3 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर कंसीडर किया जाए तो 4 का डिफरेंस आएगा इस केस में, ठीक है। यही पूछा हुआ था, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन A एंड B दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ में मेंशन किया गया है कि हाउ मेनी कलर ऑफ aqueous solution cation आर करेक्टली मैच, तो टाइटेनियम +3 पर्पल, Fe3+ जो है Fe2+ ग्रीन, Fe3+ येलो, Ni2+ ग्रीन, Cu2+ ब्लू हो गया, इस कैल्शियम 3+ हो गया आपका कलरलेस, उसी तरीके से Ti4+ कलरलेस हो जाएगा और Zn2+ कलरलेस हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेनली इसको फोकस रख के इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, दैट इज 7th और 8th। तो यहाँ पे सभी के सभी करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे सभी के सभी करेक्टली मैच है, यानी कि 8 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन किया गया है कि इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ PbCl2 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज बाई, यानी कि डेल TF इक्वल टू आपको लगाना है IKF इंटू M, ये आपको लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अप्रोच जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है KF की वैल्यू दे हैव मेंशन दैट इज 2, हम लोग को चाहिए मोलरिटी, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग समझना है इस बात को। तो KSP इक्वल टू, बिकॉज हम लोग को चाहिए कि कितनी सॉल्युबिलिटी है, पहले ये निकाल देते हैं, बिकॉज KSP दे हैव गिवन, KSP इक्वल टू 4s³ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, S इक्वल टू 10⁻⁻²। अब नेट जो आयंस प्रेजेंट है क्या हो जाएगा, 3s के बराबर हो जाएगा, 3s की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसको ले जाकर हम लोग रखते हैं इसमें डेल TF वाले वैल्यू में, तो यहाँ पे डेल TF की वैल्यू है D/100, ठीक है, 3 इंटू 10⁻², मोलरिटी की जगह मैं रख रहा हूं, इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KF की वैल्यू दैट इज 2, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बनेगा 6/100, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इक्वल टू, इन दिस केस D इक्वल टू 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में आंसर विल बी D इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 के केस में अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व 6 स्टेप 1 2 3, देन एब्जॉर्ब 1 2 3 जितने हैं वो एब्जॉर्ब करें 500 एंड 800, जो स्टेप 1 एंड 3 है ये एब्जॉर्ब करें 500 एंड 800 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हीट रिजर्वर, ठीक है, एट टेम्परेचर 250 केल्विन एंड 200 केल्विन रिस्पेक्टिवली। स्टेप 2 4 6 आर एडियाबैटिक, तो यानी कि हीट नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, सच दैट टेम्परेचर ऑफ वन रिजर्वायर चेंज टू दैट ऑफ द नेक्स्ट। टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इन द होल साइकिल, यानी कि टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरा साइकिल प्रोसेस है तो डेल यू तो 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन इक्वल टू -Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर Q की बात करें, वर्क डन दे हैव गिवन, तो Q क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि Q की जो वैल्यू होगी तो वर्क डन माइनस नेगेटिव आ जाएगा, Q इक्वल टू 700, ये पूरे प्रोसेस के लिए हुआ, ठीक है। तो 700 ये नेट हो गया। अब देखो आप जो अदर प्रोसेस है आपका 1 3 में जो एनर्जी हुआ है, मैं पूरा प्रोसेस लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिफरेंट प्रोसेस के लिए, Q5 और Q6, ठीक है, टोटल 6 स्टेप है, दैट इज इक्वल टू 700। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा प्रोसेस है 2 2 4 एंड 6 आर
2 4 6 आर द एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी डी क्यू, इस केस में Q0 होगा। बचा कौन सा? Q1, जिसके लिए इन्होंने मेंशन किया 500, दूसरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है Q3 दैट इज 800, Q5 हम लोग को फाइंड आउट करना है तो 700 ये हो जाएगा, तो Q5 की वैल्यू हो जाएगी -600। ठीक है, अब चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा? साइक्लिक प्रोसेस में डेल एस 0 होगा, हम लोग को T5 चाहिए तो क्या करते हैं, डेल एस को 0 कर देते हैं, डेल एस इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आप, तो Q1 के केस में क्या हो जाएगा, 500 बाई टेम्परेचर एट दिस दैट इज 250। उसी तरीके से दूसरे प्रोसेस के लिए स्टेप 3 के लिए दैट इज 800 डिवाइड बाई 200। ठीक है, सिमिलरली लास्ट केस के लिए देखा जाए तो -600 डिवाइड बाई द टेम्परेचर एट दिस वन, जो कि हम लोग को निकालना है T5। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो इसको आप लिख सकते हो सिमिलरली जो है 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 600 बाई T5। तो T5 इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 100 हो जाएगा इस केस में, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए T5 इज इक्वल टू 100। यही कैलकुलेट करना था कि इफ हीट exchange heat from the reservoir at temperature T5, तो what will be the value of T5, that is going to be 100। next देखें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि वेरियस आइसोमेरिक एल्काइन हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3FClBrI। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एल्काइन कंसीडर करना है, ड्यू आप कैलकुलेट करोगे दैट इज गोइंग टू बी 2। तब अब एल्काइन मेंशन किया है तो रिस्पेक्टिव जो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, उसको ये रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 by 1 केसेस इसमें कंसीडर किया जाए फॉर सच एल्काइन के लिए। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से। ठीक है, अब जो है C3 है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ले सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जोड़ दिया और इस साइड में आयोडीन जोड़ दिया, एक ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। ध्यान रहे कायरल सेंटर है तो 2 प्रोडक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट R और S लिया जा सकता है इस केस में, R and S। सिमिलरली अब मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन रख देता हूं और ब्रोमीन को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर, तो R and S 2 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली जो है अब नेक्स्ट ग्रुप को ले जाते हैं क्लोरीन को, तो ब्रोमीन और आयोडीन को यहीं रहने देते हैं और जो क्लोरीन है इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे भी R और S देखोगे बिकॉज दिस इज द कायरल सेंटर। सिमिलरली जो है फ्लोरीन को अगर आप शिफ्ट कर दो तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और यहाँ पे अगर मैं इस आयोडीन को शिफ्ट कर दूं तो फ्लोरीन को शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो R और S ये आएंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मींस 8 स्टीरियोआइसोमर्स एल्काइन देखने को मिल रहा है। अब क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है इस चीज को समझना हो, तो P मेंशन किया है दैट इज नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। इन सभी में रिलेशन क्या है, चेन आइसोमर्स तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज सेम, केवल और केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोल दो या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हुआ है। तो अब ऐसा केस इसमें जो नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स होंगे वो 4 हो जाएंगे। क्यों क्या मेंशन किया गया कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो सभी के सभी तो ऑप्टिकली एक्टिव है, 8 हो जाएंगे। ठीक है, देन R की बात करें तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द ऑल पॉसिबल एल्काइन। अब ध्यान रहे कि जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये दोनों साथ में आएंगे। क्यों साथ में आएंगे, बिकॉज दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेम। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जाते हो तो बोथ आइसोमर्स विल कम टुगेदर, यहाँ पे एक साथ ही आएंगे। इसकी वजह से हम लोग जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट इज गोइंग टू बी 4। यस इज द नंबर ऑफ डायस्टेमरिक पेयर, ये कितने डायस्टेमरिक पेयर है इसमें देखो आप, कोई भी डायस्टेमरिक पेयर है नहीं। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे बेसिकली जितने भी है एक ही कायरल सेंटर है। सिंगल कायरल सेंटर अगर है तो उसमें हम लोग डायस्टेमर की बात ही नहीं करते। सिस ट्रांस भी नहीं है इस केस में, सिस ट्रांस रहता तो वहां पे भी बात करते तो S की वैल्यू 0 होगी। अगर हम लोग को निकालना क्या था तो P + Q - R + S/5, तो P की वैल्यू हो गई 4, Q की वैल्यू हो गई 8, R की वैल्यू हो गई 4 और S की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे डिवाइड बाई 5 यानी कि ये हो जाएगा 1.6 विल बी करेक्ट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इस केस में मेंशन किया गया है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड A जो कि डिकम्पोज होकर फॉर्म कर रहा है A2B, इसके लिए K मेंशन किया है दैट इज 10⁻³ 2B + C। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ A, B, C आर द 40, इसके लिए 40 दिया हुआ है, इसके लिए 10 दिया हुआ है और इसके लिए -30 पर मोल रिस्पेक्टिवली। इफ द इनिशियली A and C आर इन द 4:3 मोल रेशियो, जो A और C है 4:3 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 4x ले लेता हूँ
और इसको मैं ले लेता हूं 3x, ठीक, सही है। देन आप जो है क्या हुआ है, आफ्टर द सम टाइम विच सैंपल बिकम ऑप्टिकली नेगेटिव, यानी कि नेट जो रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहां से क्या करते हैं, मान लो कि मैं y डिसोसिएट करा के इसमें कन्वर्ट कर दो तो 2y फॉर्म करेगा और ये 3x। अब क्या बोला गया है कि ऑप्टिकल रोटेशन इज गोइंग टू बी 0। इस टाइम पे, जिस टाइम पे ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो रहा है, उस टाइम को मैंने कंसीडर किया, उस टाइम पे क्या करना है आपको, ऑप्टिकल रोटेशन को 0 कर देना। तो 4x माइनस वाई, ये मोल्स ऑफ ए हो गया और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2y इंटू 10 दैट इज 20y। वैसे ही अगर मैं बात करूं इसका रोटेशन इन्होंने -30 दिया है सर, ये मैंने 3 लिखा है, -30 इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो जो रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो y इक्वल टू 7/5x, यही आएगा रिलेशन, y इक्वल टू 7/5x, ठीक है। तो अब इनिशियल, अब क्या, अब डायरेक्ट रिलेशन के लिए जा सकते हो। आपको क्या चाहिए कि टाइम चाहिए होगा, द स्पेसिफिक इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन द टाइम आफ्टर विच द सैंपल बिकम ऑप्टिकली नेगेटिव। तो t इक्वल टू सिंपली जाया जा सकता है इसमें जो है 2.3/k log ऑफ a/a0, a0/a, यही रिलेशन आएगा, a0/a, ये रिलेशन आएगा, या -kt अब जब मैं हटा दे रहा हूं तो a0/a आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो 2.303k की वैल्यू है 10⁻³ लॉग ऑफ a0 कितना है, दैट इज 4x। और ये अगर मैं बात करूं जो है a की वैल्यू, a सिंपली आ जाएगा आपका 4x माइनस 7x/5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 13x/5। यहाँ पे आप 13x/5 रख दो, 5 ऊपर चला जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो t की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 500 मिनट, 500 मिनट विल बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, 500 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का FST नंबर 24 पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 भी आप देखते जाना, और ये चूंकि लास्ट FST है, मेरा बेस्ट विशेष है आपके लिए, JEE एडवांस के लिए, अच्छे से करो पेपर, और उसमें आप सिलेक्टिवली उस क्वेश्चन को उठाना जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ताकि मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सके, ठीक है। आपको 100% मार्क्स के लिए कोई नहीं बोलता है, रैंक के लिए चाहिए, एक सीट चाहिए, और उस सीट के लिए आपको मेहनत करना होगा। उस सीट के रिलेटेड जितना भी आप कर सकते हो पेपर के दौरान वो चीजें करना।